हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है, 10वां चैप्टर कक्षा 12 इतिहास विषय में, इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और ब्लूप्रिंट के हिसाब से सत्र 2024 का जो पेपर होने वाला है आरबीएससी का, इसमें से जो 10वां चैप्टर है वो आपके 6 नंबर का चैप्टर है और इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक लघुतरात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 नंबर का, जिसमें जो है 100 शब्द लिखने होते हैं। और लघुतरात्मक प्रश्न जो है ये 2 नंबर का, जिसमें 50 शब्द लिखने होते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ए बे से दे 4 ऑप्शनों पर आधारित होता है, ये 1 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार इस चैप्टर से 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आने वाला है। 6 नंबर का प्रश्न यानी 3 प्रश्न आने वाले हैं और तीनों ही एक प्रश्न आने वाले हैं, एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुतरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को देखते हैं। पहला प्रश्न, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लेते हैं शुरुआत में, और अंत में 2-3 बड़े जो प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसकी बात कर लेंगे। तो क्लास के साथ निरंतर बने रहिएगा। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, चैप्टर जो 10वां है इसके लिए। पहला प्रश्न है, भारत में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो किस छावनी से हुई है? कौन सी छावनी से जो है ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मेरठ छावनी, नसीराबाद छावनी, बैरकपुर छावनी और नीमच छावनी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? मेरठ छावनी। इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से हुई थी। मेरठ छावनी कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मेरठ छावनी के जो सैनिक थे, इन्होंने जो है यहाँ से क्रांति की शुरुआत कर दी थी। यहाँ के शस्त्रागार को लूट लिया था और बहुत सारे जो रिकॉर्ड थे उनको जला दिए थे। और इस प्रकार यहाँ से जो है सैनिकों ने क्रांति का जो है बिगुल बजाया था मेरठ छावनी से। तारीख की बात करें तो 10 मई को जो है ये क्रांति शुरू हुई थी। जैसा कि इस पर प्रश्न भी आ सकता है, तो दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भारत में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? इतना हमें पता है कि ये क्रांति की जो शुरुआत हुई है ये उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी से हुई है। मेरठ छावनी छावनी यानी जिसमें सैनिक रहते हैं। अंग्रेजों ने जो है प्रत्येक प्रांत में जो है छावनियां बना रखी थी। छावनियों में जो है उनके सैनिक हुआ करते थे, ज्यादातर भारतीय सैनिक ही होते थे। तो कौन सी छावनी, तो पता है कि मेरठ छावनी से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? तो 10 मई 1857 को जो यह क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह आपको पता है 1526 से आ रहे हैं। 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। उसके बाद से लगातार जो है 1857 तक मुगल शासक जो है राज कर रहे थे यहाँ पर। और जो अंतिम मुगल बादशाह थे उन्हीं के समय ये क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। तो उस समय कौन थे मुगल बादशाह? आपको पता होगा अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और मोहम्मद शाह रंगीला। इतना तो आपने सुना ही होगा कि वो बहादुर शाही था और बहादुर शाह जफर उसकी उपाधि थी, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम था या बहादुर शाह द्वितीय? तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो था आपके बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से कविताएं लिखता था उर्दू में, और इसी कारण इसका नाम पड़ गया था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ये द्वितीय था। तो विशेष रूप से इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा हो गया? आपके बहादुर शाह जफर। सी आंसर जो है वो राइट है। इसके बाद में है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो शब्द है वो हम अंग्रेजों को गाली देने के लिए बोलते हैं फिरंगी। झांसी की रानी कविता में भी आपने सुना होगा, भाग भाग रे भाग फिरंगी। तो वो फिरंगी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी आपके फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जो संभवतः फ्रैंक से निकला है। फ्रैंक फारसी भाषा के फ्रैंक शब्द से निकला है, क्योंकि फ्रैंक से ही जो है फ्रांस नाम पड़ा था। फ्रांस जो राष्ट्र है, फ्रांस एक देश है,
फ्रांस देश का जो नाम पड़ा है इस फ्रैंक जनजाति के नाम पर ही पड़ा था। तो फ्रैंक से ही निकला है फारसी। फ्रैंक से ही क्या निकला है, आपके फिरंगी निकला है, जो फारसी भाषा का शब्द है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह किया था? बैरकपुर जो छावनी है, बंगाल में है बैरकपुर छावनी। तो यहां पर जो विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को, वो किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहब और मंगल पांडे। तो इनमें से जो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे वो कौन थे? मंगल पांडे। छावनियों से आपको पता है एक ही संबंधित है यहाँ पर, ये मंगल पांडे ही था सैनिक। बाकियों के जो मैंने नाम लिखे हैं वो तो प्रमुख जो हैं नेता थे। झांसी की रानी है, तो ये भी क्या थी? एक प्रमुख नेता थी। झांसी में जो है इसने वहां पर नेतृत्व किया था। इसी हिसाब से तांत्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, और मंगल पांडे जो हैं वो क्या थे? एक आपके सैनिक थे। तो बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह किया था वो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने क्या किया था? जो नई वाली जो बंदूक थी, ब्राउन बेस, जो पुरानी बंदूक थी, पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, जो राइफलें होती थी, अंग्रेज जिनका अपने सैनिकों में बांटते थे, और ये सैनिक जिन बंदूकों का प्रयोग करते थे उसमें से जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक जो है प्रयुक्त की, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे इसके अंदर, उन कारतूसों में ऐसा माना जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी इसमें। तो मंगल पांडे ने जब ये समाचार सुने तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेज जो है वो हमारा और जो हमारे साथी हैं मुस्लिम भाई, उनका अपमान कर रहे हैं। इसी कारण से जो है हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रहे हैं। इसी कारण से मंगल पांडे ने जो है वहां पर विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर बैरकपुर छावनी से संबंधित थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो गया। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे ने यह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। उसके बाद में इनको जो है अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी थी, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था इसने। तो अंग्रेजों ने जब इनको फांसी दी तो वो कौन सी तारीख थी, किस तारीख को जो है फांसी दी गई? 30 मार्च, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल या 8 अप्रैल? इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? ऐसा अचानक क्या कारण, क्या हुआ कि ये 1857 का विद्रोह जो है वो खड़ा हो गया? तो इसका तात्कालिक कारण हमें पता होना चाहिए। लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो तात्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। और ये कारतूस जो थे, नई वाली जो बंदूक थी एनफील्ड राइफल, उस एनफील्ड राइफल में जो है ये कारतूस प्रयुक्त किए जाते थे। और क्योंकि इन कारतूसों को जो है जब बंदूक चलाते हैं तो उन चलाने से पहले इनको दांतों से खींचना होता था। इस कारण जो है ये एक तात्कालिक कारण बन गया, क्योंकि हिंदुओं का जो पवित्र पशु है गाय, और मुसलमानों की जो पवित्र अपवित्र जो जानवर है वो है सुअर, अपवित्र है उनके लिए। तो इन दोनों के मांस को ये मुंह से नहीं छू सकते। इसी कारण से इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यही तात्कालिक कारण था। तो इस प्रकार आप लघुतरात्मक प्रश्न में इसमें जो है आप 50 शब्द आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर किस राइफल का इस्तेमाल किया? तो वो थी एनफील्ड राइफल्स। ऑप्शन पर आधारित ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। एनफील्ड जो राइफल है इसका प्रयोग किया गया था। जो नवीनतम बंदूक थी वो कौन सी थी? आपके एनफील्ड राइफल। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग 1853 में हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में। आपने नाम सुना होगा, क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में। हालांकि आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जीके में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उस समय इसका ध्यान रखना, अभी के लिए नहीं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की नियोजित तिथि क्या थी?
यानी कि पहले से भाई नियोजित, यानी पहले से जो है तय की गई थी तिथि। कौन सी तिथि जो है पहले तय की गई थी कि हम इस दिन क्रांति करेंगे। नियत तिथि जिसको हम बोलते हैं, कि निर्धारित तिथि जिसको बोलते हैं, यानी ये एक प्लानिंग के साथ जो है क्रांति होनी थी। तो प्लानिंग जो की गई थी इस क्रांति की, वो कौन सी तारीख को जो है प्लानिंग 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 जो है वो तो पहले ही की गई थी, लेकिन प्लानिंग में ये भी था कि हम इस दिन क्रांति करेंगे। तो वो कौन सा दिन तय किया गया, तो विशेष रूप से ध्यान रखना इसका, 31 मई, 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे। लेकिन प्लानिंग से पहले ही हो गई थी, इसी कारण ये क्रांति असफल हुई थी। एक बड़ा कारण ये आता है कि ये जो क्रांति है 1857 का विद्रोह जो है, ये असफल क्यों हुआ। तो इसमें ये पॉइंट भी आ जाता है कि 1857 की जो क्रांति है वो तय समय से पहले ही हो गई, यानी जो हमारा समय निर्धारित था 31 मई, उस दिन क्रांति न होकर उससे पहले ही हो गई। यानी कि हमने पढ़ा अभी कि 10 मई को ये क्रांति हो गई थी। कब हो गई थी? 10 मई को। और हमारी निर्धारित जो तिथि थी वो थी 31 मई। मेरठ के सिपाही 11 मई को किस, यहाँ पर शहर का नाम लिखना है जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि लाल किले में पहुंचे। मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई को मेरठ में क्या किया? विद्रोह किया। और विद्रोह करके ये 11 मई को कहां पर पहुंचे? तो कौन से लाल किले में पहुंचे? तो दिल्ली के लाल किले में पहुंचे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में पहुंचे थे। छावनियों में सैनिक विद्रोह, सैनिक जो है वो विद्रोह करने का संकेत किस प्रकार देते थे? यानी जब ये विद्रोह करते थे तो अपने आसपास वाले लोगों को संकेत देते थे। तो कौन कौन से संकेत देते थे? सबसे पहला है तोप का गोला दागकर, बिगुल बजाकर, सीटी बजाकर, ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी आंसर राइट है, ए और बी दोनों। यानी कि बिगुल भी बजाते थे और तोप का गोला भी दागते थे, सीटी नहीं बजाते थे। ए और बी दोनों सही आंसर है। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है ना, डी जो है वो राइट होगा। यानी ए में क्या लिखा है? तोप का गोला दागकर, और बी में लिखा है बिगुल बजाकर। तो ये जो है बिगुल बजाकर यानी शहनाई बजाते थे, या फिर तोप का गोला दागते थे। जोर से धमाका होता था तो लोग समझ जाते थे कि अब हमें क्या करनी है? क्रांति। ये आएंगे ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन, लेकिन हमें इसका सीधा ध्यान रखना है। ऑप्शन में बाद में देखना, शायद पहले सीधे ध्यान रखो कि किस जगह पर किसने क्रांति की थी। सबसे पहला है कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हर जगह जब क्रांति हो रही थी, पूरे भारत में प्रत्येक जो क्षेत्र है, प्रांत है, कोई स्थान है, वहां पर जो क्रांति हो रही थी, तो उन क्रांति पर सब जगह जो है अलग अलग नेता थे। ये भी एक कारण माना जाता है। ये क्रांति जो है किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं चल रही थी, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया, इसी कारण ये क्रांति असफल रही। तो कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है नेतृत्व किया था। बिहार में, बिहार का एक स्थान है जमीन, जो आरा स्थान है, आरा जिला है वर्तमान में बिहार का, आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने जो है बिहार में नेतृत्व किया था। अवध और लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, तो अवध में जो क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध राज्य था जिसकी जो राजधानी थी वो लखनऊ। तो यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था, क्योंकि उस समय जो नवाब थे अवध के, जिसका नाम आता है वाजिद अली शाह, इनका भी पूछा जाता है वाजिद अली शाह का। जब अंग्रेजों ने अवध के साथ सहायक संधि की थी तो उस समय यहाँ के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, इनका नाम आता है वाजिद अली शाह का। लेकिन वाजिद अली शाह के कोई संतान नहीं थी। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई संतान नहीं थी, उसी प्रकार इनकी भी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भी क्या लिया था? ब्रिटिश कद्र जो व्यक्ति हैं, इस ये बच्चा ही था, इसको गोद लिया था। तो अवध और लखनऊ दोनों में जो क्रांति का नेतृत्व किया है वो बेगम हजरत महल ने किया था। और इसने अपने जो दत्तक पुत्र था इनका, ब्रिटिश कद्र, इसको
जो है राजगद्दी पर बैठा दिया था। तो ये दोनों ध्यान रखना, अवध और लखनऊ का। इसके बाद में है उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने के लोगों को किसने संगठित किया? तो शाहमल ने किया था। किसने किया था? शाहमल ने। उत्तर प्रदेश का जो बड़ौत परगना है वहां पर जो इस क्रांति का नेतृत्व किया था, वहां के लोगों को संगठित किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो शाहमल ने किया था। कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने संभाला? तो कोल जो आदिवासी थे उनका नेतृत्व संभाला था गोनू ने। और फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। एनफील्ड जो राइफल थी, नई वाली बंदूक, उसमें किसकी चर्बी मिली हुई थी? गाय और सुअर की जो चर्बी है, इसका प्रयोग इस बंदूक की जो कारतूस है उसमें किया जाता था। ये क्या थी? एक अफवाह थी। ऐसा माना जाता है ये एक अफवाह थी। इस अफवाह की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई थी? चार ऑप्शन है, दिल्ली, दमदम, मेरठ और इंग्लैंड। इसमें से कौन सी जगह से जो है इस अफवाह की शुरुआत हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है आपके दमदम। दमदम शस्त्रागार से जो है ये अफवाह फैली थी, यहां से अफवाह की शुरुआत हुई थी। तो दमदम का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम दीर्घ उत्तरीय जब प्रश्न लिखें तो इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है, छोटे छोटे प्रश्नों का, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों से ही मिलकर जो है बड़े प्रश्न बनते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो हमारे आ सकते हैं इस चैप्टर से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसी में कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होंगे तो उनको भी हम देख लेंगे। 1857 के विद्रोह को फैलाने में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका थी? यानी कि विद्रोह जो फैला था इसमें अफवाहों और भविष्यवाणियों की जो भूमिका थी वो किस प्रकार रही, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूस। ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भविष्यवाणी जो है ये थी। सबसे जो इस भविष्यवाणी क्या, ये तो अफवाह थी एक तरह की। एनफील्ड राइफल, ऐसा माना जाता है कि ये अफवाह थी। अभी हमने प्रश्न में भी देखा था कि ये जो अफवाह फैली थी ये दमदम स्थित शस्त्रागार से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऐसा कहा है कि इस अफवाह की जो शुरुआत हुई है वो एक शस्त्रागार से हुई है, और वो शस्त्रागार कौन सा है? पश्चिम बंगाल में स्थित है दमदम, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें कुछ कहानी भी है कि निम्न जाति के व्यक्ति को एक ब्राह्मण सिपाही ने पानी पिलाने से मना कर दिया था। तो उस समय निम्न जाति के व्यक्ति ने कहा कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें जो है गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है यहीं से जो है इस अफवाह की शुरुआत हुई थी। और दूसरी बात करें तो आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा, ये तो ठीक है, बंदूकों की कारतूसों में तो उसका मिलाया जाता ही था। साथ ही साथ गाय और सुअर की जो आटा जो ये खाते थे अनाज, उस आटे में भी गाय और सुअर की हड्डियों का जो है चूरा मिला दिया जाता था, क्योंकि ये भी वाइट और आटा भी वाइट। तो ये भी एक अफवाह थी। तो उस दौर में एक अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने जो है बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वह भारत में स्थित लोगों का धर्म जो है वो भ्रष्ट कर सके। और इस अफवाह के बाद में कई क्षेत्रों में अनेक लोगों ने आटा खाने से जो है मना कर दिया था। सारे लोग अंग्रेजों के प्रति जो है गुस्सा हो गए थे इधर। तो इसकी भी भूमिका रहती है महत्वपूर्ण। लोगों ने जो है फिर लोग एक हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। इसके बाद में एक भविष्यवाणी का भी जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है। 100 साल बाद शासन की समाप्ति। एक किसी ने भविष्यवाणी भी कर रखी थी कि अंग्रेज तो 100 साल तक ही शासन करेंगे, उसके बाद में अंग्रेजों का शासन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस बार 100 साल कैसे? प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा। प्लासी का युद्ध 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था, और अब जो ये क्रांति हो रही है ये हो रही है 1857 में। यानी कि इस
अंग्रेजों का प्लासी के युद्ध से ही शासन की लगभग शुरुआत मानी जाती है। तो वहां से लेकर अब 1857 तक अंग्रेजों के 100 साल जब अब लगभग पूरे होने को आए हैं और साथ ही भविष्यवाणी भी ये पहले से की हुई थी। तो लोगों ने यही सोचा कि अब अंग्रेजी शासन तो समाप्त होने वाला है, क्योंकि उनका जो 100 साल हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इस भविष्यवाणी के कारण भी लोगों को जो है विद्रोह करने में बल मिला था कि हाँ, अब अंग्रेज तो जाने वाले हैं, कुछ दम हम भी लगा देते हैं ताकि आसानी से यहाँ से ये अंग्रेज चले जाए। इसके बाद बात करें तो सामूहिक रसोई। सामूहिक रसोई जो है ये भी एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति होने में। अंग्रेजों द्वारा सामूहिक रसोई की जो है वो व्यवस्था की गई थी। सभी जो सैनिक थे भारत में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब जो सैनिक थे उनका खाना जो है वो एक ही रसोई में बनाया जाता था। एक ही रसोई में बनाया जाता था। परंतु भारत में क्या था, जातिवाद था। जातिवाद होने के कारण लोग जो है इससे नाराज थे। अब सैनिक और साथ ही साथ सैनिकों को वेतन भी जो है कम मिलता था। ये कारण में भी आ जाएगा 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो उस कारण में भी लिख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों का जो वेतन है वो, उनको वेतन भी बहुत कम मिलता था। इस कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो जातिवाद के कारण ये नाराज थे अंग्रेजों के प्रति कि अंग्रेज जो है हम सभी जातियों के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई सामूहिक रसोई ये क्यों हमारे लिए जो है कर रहे हैं। तो यही एक ये भी कारण बनता है 1857 की क्रांति होने में। इससे जो है लोग नाराज थे, सैनिक नाराज थे। और चपातियों का वितरण, चपातियां जो होती है उसका वितरण जो है ये भी एक प्रमुख कारण है इसमें। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से जो है गांव-गांव में चपातियां बांटने की खबर जो है आ रही थी। लोग इसे किसी आने वाले उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। यानी आपने सुना होगा चपाती और कमल, एक है चपाती और दूसरा है कमल। 1857 की क्रांति के जो प्रतीक हैं लोगों तक पहुंच रहे थे, तो ये दो प्रतीक प्रमुख रूप से थे, चपाती और कमल 1857 की क्रांति के। यानी चपाती और कमल के माध्यम से लोगों को ये संदेश भिजवाया जा रहा था कि अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। और ये चपातियां और कमल जो हैं कोई नया आने वाला उथल पुथल का संकेत था। तो इन भविष्यवाणियों की जो है प्रमुख भूमिका रही थी और अफवाहों की भी प्रमुख भूमिका रही थी। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस पर एक प्रश्न और बनाएं तो 1857 की अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे। अफवाहें हमने देख ली, जो अफवाहें थी इन अफवाहों पर लोग विश्वास कर क्यों रहे थे, आखिर क्या कारण है, विश्वास क्यों कर रहे थे, ये भी एक प्रश्न बनता है। उस समय लोगों को लगता था कि अंग्रेज उनकी रियासतों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को खत्म करके नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है, नुकसानकारी होगी। कौन कौन सी व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो वो प्रमुख रूप से देख लेते हैं। सबसे पहला है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी का जो पद है वो है गवर्नर जनरल। सबसे बड़ा अधिकारी कौन है भारत में अंग्रेजों का, तो गवर्नर जनरल। सारी जो सत्ता है भारत में, व्यापारिक हो चाहे राजनीतिक, सब सत्ता यही संभाल रहा है भारत में। तो इस विलियम बेंटिक ने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा है, इंग्लिश शिक्षा है, वो पश्चिमी शिक्षा और विचारों और संस्थानों के द्वारा, पश्चिमी जो सारे हैं, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थाएं, इनके द्वारा भारतीय समाज को सुधारने की नीतियां लागू कर रहा था। ये बेंटिक जो है भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने वहां पर देखो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए। तो लोगों को इनसे क्या मतलब, लोग कह रहे थे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं इंग्लिश शिक्षा, हमें तो अपनी संस्कृति प्यारी है, हमें इंग्लिश से क्या लेना देना। इस प्रकार शुरुआत में लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था। इसी कारण ये इन्होंने जो है अफवाहों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। और विलियम बेंटिक ने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। साथ में हिंदू विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए भी कानून बनाया था। तो ये भी जो है उस समय के जो लोग थे
क्योंकि उनकी जो सोच थी, वो मानसिक सोच, वो एकदम संकीर्ण सोच थी, छोटी सोच थी उनकी। वो सती प्रथा को सही मान रहे थे भारतीय लोग, और विधवा विवाह को जो है वो सही नहीं मानते थे। कोई भी विधवा हो रही तो उसको ये चाहते थे कि सब क्या कर दो, इनको सती कर दो। भारतीय लोग यही जो है सोचते थे। लेकिन बेंटिक ने इसको गलत माना और बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया, और हिंदू में जो विधवा विवाह नहीं हो रहा था पहले, उसको मान्यता दी कि कोई भी यदि छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो वो विवाह कर सकती है। इस प्रकार इसने तो ये सुधार के प्रयास किए भारत में, लेकिन भारतीय लोगों को ये अच्छे नहीं लगे, इसी कारण ये इन पर विश्वास कर रहे थे। इसके बाद में है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने, आपको पता होगा, गोद निषेध नीति जो है ये लागू की थी। किसी भी राजा के यदि कोई संतान नहीं है, यदि कोई राजा दुर्बल है, तो इस कारण वो राजा को क्या करते थे, उनको गोद लेने ही नहीं देते थे, यानी गोद पर निषेध लगा देते थे। यदि किसी राजा के संतान नहीं है तो वो राजा उसके बाद में कोई राजा नहीं बनेगा, वो राज्य सीधा अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। और इस नीति के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से राज्यों को, कौन कौन सी बड़ी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, तो वो है अवध, झांसी, सतारा। ये जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, इनको अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने और भी कुछ किया था। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहित किया था। भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये भी भारतीयों को खटक रहा था। इसी कारण ये अफवाहों पर विश्वास जो है कर रहे थे। ये तो सब भारत में भाई सारी नई जो चीजें हैं ये ला रहे हैं, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज बदल रहे हैं। इस कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हमने विद्रोह किया, और लोग जो है अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे ऊपरवाड़ी। तो ये जो अफवाह थी चर्बी वाले कारतूस वाली, अब ये रियल घटना थी, ये अफवाह थी, ये तो वही लोग जाने, लेकिन फिर इन पर विश्वास भी किया गया। अब यहां से अलग अलग आए यदि प्रश्न, तो राजनीतिक कारण पर छोटा प्रश्न भी आ सकता है, आपके लघुतरात्मक प्रश्न जिसमें 50 शब्द लिखने होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इससे बन सकता है, क्योंकि 100 शब्द तो आसानी से हो ही जाते हैं इसमें। तो इस पर भी एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। राजनीतिक कारण क्या थे? हर शब्द कारण होते हैं। 1857 की यदि कारणों को पूछें, क्रांति के क्या कारण रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, इस प्रकार शब्द कारण बनते हैं। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो कारण है, एक तो वो राजनीतिक कारण है, एक तात्कालिक कारण है जो हमने अभी देखा, वो 2 नंबर में आ सकता है लघुतरात्मक में, और एक आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण पर भी जो है प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का। तो इन 3 कारणों को अलग अलग देख लेते हैं। 2 नंबर का आए या 4 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, आप उस हिसाब से लिख सकते हो। मैन जो है पॉइंट को समझिए कि मैन जो है इसमें क्या कारण हो सकता है, फिर अंदर वाली रामायण तो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। सबसे पहला डलहौजी का ही उदाहरण ले लो। राजनीतिक कारण में जो बड़े स्तर पर इसने एक नीति जो लागू की थी, गोद निषेध नीति, ये एक बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक कारण, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति यानी कि इसने राज्य को हड़प नीति, इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प नीति, यानी कि राज्य को हड़पना, राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना। तो हड़प की नीति कह सकते हो, यानी इसमें दत्तकता को अवैध घोषित किया गया था। यदि किसी भी राजा के संतान नहीं है तो वो अपने जो है किसी को दत्तक नहीं बना सकता, यानी किसी को खोले नहीं ले सकता, यानी कि उसको गोद नहीं ले सकता। तो दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। तो ये एक बड़ा कारण बनता है राजनीतिक कारण में। इसके अंतर्गत क्या होता था, वही रामायण लिखनी है आपको। कोई भी ऐसा शासक जिसकी स्वयं के संतान नहीं है, वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, और उसकी मृत्यु के बाद में उसका कोई वंशज नहीं है, इस आधार पर जो है ये सारा जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। सारा शासन किसी भी रियासत का, जैसे झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद में उनकी रानी थी लक्ष्मीबाई, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण अंग्रेजों ने झांसी को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। इसी प्रकार सतारा पर कब्जा कर लिया,
और इसी प्रकार अवध पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि अवध पर तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाया था। ये प्रश्न भी बन सकता है, अवध पर कुशासन, कुशासन कह लीजिए कि शासन जो है यहाँ का राजा अच्छा नहीं कर रहा है। कुशासन, एक होता है सुशासन और एक होता है आपके कुशासन और एक होता है सुशासन। तो यहाँ पर कुशासन है, कुशासन के आधार पर जो है 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। या फिर कह सकते हो भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का शासन था, इस कारण से जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद में दूसरा जो फैक्टर है, एक तो हो गया लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति और दूसरी है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। इसने जो है ये एक नीति अपनाई थी, सहायक संधि वाली नीति। ये भी एक प्रमुख राजनीतिक कारण है। इस कारण से भी जो है भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया और ये इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ है उसके पीछे ये भी कारण माना जाता है। हालांकि ये बहुत ही प्राचीन समय में लागू की गई थी, काफी टाइम पहले जो है लगभग 50-60 साल पहले 1798 में लागू की गई थी। 1798 में लागू की गई थी। तो ये भी एक छोटे प्रश्न के रूप में भी ध्यान रखना। हालांकि हम अगले प्रश्नों में देखेंगे विशेष जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 100-150 उसमें भी इसको लाएंगे। तो 1798 में यह लागू की गई थी सहायक संधि। अब इस सहायक संधि की शर्तों पर भी एक छोटा प्रश्न बनता है, तो वो अलग से भी आप सहायक संधि पर कौन सा जो है, यहां से ये आप लघुतरात्मक प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। सहायक संधि क्या थी और सहायक संधि कब लागू हुई, इस प्रकार से एक लघुतरात्मक प्रश्न जो है 2 नंबर का वो इससे तैयार कर सकते हो। 50 शब्द दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ इसी के अंदर से आप जो है तैयार करना ये। तो इसके अंदर क्या शर्तें हुआ करती थी सहायक संधि की, कि राजा जो है वो अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकते, राजा स्वयं की सेना नहीं रख सकते। अंग्रेजों की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा। अंग्रेज खुद अपनी सेना जो है वो राजा के क्षेत्र में रखेंगे और इस सेना का जो सारा खर्चा है वो तो राजा ही उठाएगा। अंग्रेजों की आज्ञा के बिना राजा किसी भी युद्ध या कोई भी संधि नहीं कर सकते और इन सभी शर्तों की वजह से राजा की जो शक्ति है वो क्या हो गई, कमजोर, और धीरे धीरे अंग्रेज जो है उस राजा की क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे। तो इस प्रकार सहायक संधि भी उस राज्य के लिए क्या थी, घातक थी, क्योंकि सारा जो खर्चा था वो तो इन सैनिकों के पास ही चला जाता था, सैनिकों में ही खर्च हो जाता था। राज्य जो है अपने जनता के कल्याण के कार्य तो कर ही नहीं पाता था, या फिर कोई भी इमारतें वगैरह, स्कूलें, भवन वगैरह नहीं बना पाता था, कोई भी जलाशय वगैरह नहीं बना पाता था, सड़कें वगैरह नहीं ला सकता था, सारा खर्चा इधर ही खर्च हो जाता था। और फिर ये सेना जो है राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गई। तो इस प्रकार ये सहायक संधि जो थी ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है 1857 की क्रांति का वो बनता है। इस पर 2 नंबर का प्रश्न भी तैयार कीजिएगा और विशेष रूप से आपके जो ये प्रश्न है जो राजनीतिक कारण का, इसमें ये 2 पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक हो गया डलहौजी की हड़प नीति, दूसरी सहायक संधि, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पर क्या हो गया था, मशीनों से जो माल बनता था, कपड़े वगैरह जो कुछ भी बन रहे थे, ड्रेसेस वगैरह, तो वो सब जो है माल क्या हो गया था, सस्ता, क्योंकि मशीनों से जो भी माल बन रहा है उसमें श्रम कम लग रहा है, मजदूरी जो है कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसमें, कोई भी ड्रेस बनाएंगे तो मशीनों से बना माल क्या हो गया था, सस्ता हो गया था और इसे भारत में लाकर क्या हो जाने लगा, बेचा जाने लगा, जिससे भारत में स्थित उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। भारत में जो उद्योग थे उन सबको नुकसान हुआ, क्योंकि भारत में उस समय तक मशीनें जो है वो नहीं थी। लोग सारे जो है हाथों से ही काम करते थे, सब कुछ हाथों से ही निर्मित कर रहे थे। कपड़े के नाम पर तो वो चरखा से चलाकर सूत काटते वगैरह, सब हाथों से ही काम करते थे, तो फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो हाथों से बनने वाली चीज़ें भी महंगी होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मशीनों से बना माल यहाँ पर भारत के बाजारों में बेचा, जो सस्ता था, तो हर कोई गरीब लोग भी हैं वो भी सस्ते माल को खरीद देते थे। तो अंग्रेजों के माल का यहाँ वर्चस्व होने लगा भारत में। और इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों और इन उद्योगों के मालिकों को हुई हानि का कारण यह सब भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए।
तो इन उद्योगों में जो काम करने वाले कारीगर थे और जो उद्योगों के मालिक थे, कौन से, जो भारत में उद्योग चल रहे हैं जहां पर मशीनें नहीं हैं भारत के उद्योगों में, तो वहां के जितने भी कारीगर, मजदूर, उद्योगों के मालिक तक सबको हानि हो रही थी, क्योंकि उनका माल तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। इस कारण ये सभी लोग जो हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का जो विदेशी व्यापार था, भारत से जो चीजें बाहर जा रही थी, वो विदेशी व्यापार भी लगभग समाप्त हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो व्यापारी भी क्या करने लगे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, तो इन्होंने भी क्रांति में हिस्सा लिया। और अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जो जमींदारी व्यवस्था है, इसके कारण किसका शोषण हो रहा था, किसानों पर शोषण हो रहा था। तो किसानों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले चैप्टर से भी आप इसमें कुछ जोड़ सकते हो। किसानों पर जो 3 अलग-अलग जगह पर जो व्यवस्था चल रही थी, टैक्स वसूलने की व्यवस्था, रयतवाड़ी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी जो व्यवस्था है जिसको हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, ये, और तीसरी महलवाड़ी जो व्यवस्था है, इन तीनों के कारण जो है किसानों का शोषण किया गया था इन तीनों से। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है आप विशेष रूप से आपके लघुतरात्मक में तैयार करेंगे इसको 50 शब्द में। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में हम फिर से कुछ एमसीक्यूज प्रश्न और कुछ बड़े प्रश्न को लेके आएंगे और 2-3 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आराम से पढ़िए, टाइम है अभी। उसके बाद में हम मॉडल पेपर भी देखेंगे, किस प्रकार के मॉडल पेपर, वो डैशबोर्ड वाले मॉडल मॉडल पेपर आप देख सकते हो। हम अपने हिसाब से जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है बनाएंगे। समझ गए? ठीक है।